एनीमिया मतलब क्या होता है? एनीमिया मतलब डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ठीक है, रिस्पेक्ट टू एज एंड सेक्स। अभी जैसे मेल्स के अंदर कितना रहता है? नॉर्मल लोअर लिमिट कितना है? 13 ग्राम पर डेसीलीटर। इससे कम हुआ तो एनीमिया हो जाएगा मेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर कितना? 11 ग्राम से कम हुआ तो एनीमिया हो जाएगा फीमेल्स के अंदर। इन्फेंट्स के अंदर कितना है? न्यूबॉर्न इन्फेंट्स के अंदर 15 ग्राम पर डेसीलीटर रहता है, और 3 मंथ बेबी के अंदर कितना रहता है? 9 ग्राम पर डेसीलीटर रहता है, ठीक है। हाँ, पैथोफिजियोलॉजी।
blood is impaired formation of RBC. And in morphological classification, first is microcytic hypochromic anemia. Second is normochromic anemia. And third one is macrocytic. मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इन माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में हीमोग्लोबिन का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा हीमोग्लोबिन का साइज, एंड कलर कैसा रहेगा, पैलोर थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक. तो मोस्टली किसमें अपने को दिखेगा, मोस्ट कॉमन टाइप है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर, आयरन डेफिशिएंसी. सेकेंड इज नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, मतलब जहां पर ब्लड लॉस हुआ, हीमोलाइटिक एनीमिया जिसके अंदर ब्लड लॉस हो रहा है लेकिन ना ही साइज में कम डिक्रीज है, इंक्रीज हो रहा है, और ना ही कलर के अंदर प्रॉब्लम. एंड थर्ड वन इज मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जहां पर साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जा रहा है. मैक्रोसाइटिक एनीमिया मोस्टली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर दिखता है. ठीक है, तो ये शेप ऑफ आरबीसीज रहेंगे इन कलर ऑफ आरबीसीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया. द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एनीमिया इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. सबसे ज्यादा जो दिखता है आज के टाइम पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे ज्यादा कॉमन कहाँ पर है, कौन से कंट्रीज में रहेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन है. ठीक है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पुअर लैक ऑफ आयरन डाइट की वजह से होता है. मोस्टली डेवलपिंग कंट्री के अंदर पुअर डाइट की वजह से. लेकिन डेवलप कंट्री के अंदर किसके वजह से होता है? एनीमिया में भी सबसे कॉमन टाइप है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ठीक है, एनीमिया अभी एनीमिया डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पुअर डाइट की वजह से मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है. लेकिन डेवलप कंट्रीज के अंदर ऑकल्ट ब्लड लॉस मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होता है, उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है. ठीक है, अभी आयरन मेटाबॉलिज्म. आयरन मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी के अंदर कितना हम खाते हैं, कितना एक्सक्रीट होता है, कितना यूजअप होता है, कितना, ये सब चीजें आती है आयरन मेटाबॉलिज्म के अंदर. अभी आयरन मेटाबॉलिज्म के अंदर नॉर्मल डेली 1 mg आयरन लॉस होता है इन मेल्स के अंदर डेली 1 mg आयरन लॉस होता है. अब ये मेल्स के अंदर एंड नॉन मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल, जो फीमेल मेंसेस जिसको नहीं है उनके अंदर, नॉन मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल के अंदर भी 1 mg लॉस होता है डेली आयरन. अभी यही 1.5 to 2 mg लॉस होता है इसके अंदर जो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल है. मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल के अंदर, हाँ, तो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स के अंदर आयरन लॉस रोज होता है 1.5 to 2 mg, और नॉर्मल इन फीमेल्स के अंदर एंड नॉन मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल के अंदर कितना 1 mg लॉस होता है. Now iron sources, 2 सोर्स रहते हैं आयरन के. एक होते वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स, मीट, चिकन,
एंड फिश, ठीक है, ये एक सोर्स है। सेकेंड सोर्स इज सेनेसेंट आरबीसीज, रप्चर होते बाद में और उसी में से आयरन रिलीज होते हैं, ठीक है, ये आयरन सोर्सेस है। अब देखेंगे आयरन एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आयरन एब्जॉर्प्शन। अभी वेस्टर्न डाइट के अंदर देखा जाता है, वेस्टर्न डाइट के अंदर नॉर्मली कितना 10 to 15 mg आयरन रोज रहता है डाइट के अंदर, 10 to 15 mg डाइट के अंदर रोज, हाँ वेस्टर्न डाइट के अंदर 10 to 15 mg हम लेते रहते हैं। उसमें से कितना लॉस होता रहता है रोज, 1 mg लॉस होता है रोज, और उसमें से भी 1 mg मेल्स के अंदर और नॉन मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स के अंदर, और 1.5 to 2 मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स के अंदर लॉस होते रहते हैं, ठीक है। अभी ये जो आयरन डाइट के थ्रू हमने खाया, ठीक है, अभी ये एब्जॉर्ब कहाँ से होता है? सबसे पहले एब्जॉर्ब होता है डिओडिनम एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ जेजुनम, प्रॉक्सिमल जेजुनम, ठीक है। आयरन हमने खाया, आयरन खाने के बाद डिओडिनम एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ जेजुनम से ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कब इंक्रीज होएगा और कब डिक्रीज होएगा बॉडी के अंदर डिपेंड करता है। अगर बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी स्टार्ट होने लग चुकी है, अगर डेफिशिएंसी हो रही है थोड़ी बहुत, तो हम जो भी खाएंगे तो उसमें से आयरन बहुत फास्ट एब्जॉर्ब होने लग जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर डिमांड ज़्यादा है, इसलिए आयरन एब्जॉर्प्शन नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर अपने पास आयरन स्टोर पहले से बचा हुआ है, अभी हम हमें खाना में आयरन नहीं मिल रहा है, लेकिन तो भी हमारे पास इतना आयरन रहता है कि 4 to 6 मंथ तक हम लोग विदाउट आयरन फ्री डाइट से भी हमारी बॉडी चला सकती है, ठीक है। उसके बाद डेफिशिएंसी डेवलप होने लग जाता है। तो समझा दोनों में, जब आयरन डेफिशिएंसी रहती है तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है और अपने पास स्टोर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब उसको बोलते हैं हिमोसिड्रिन, हिमोसिड्रोसिस बोलते हैं उसको, हिमोसिड्रोसिस, जहाँ पर आयरन स्टोरिंग सेल्स रहते हैं उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो चुका है, उसको बोलते हैं हिमोसिड्रोसिस। और वही आयरन जब उस सेल को डैमेज करने लग जाता है तो उसको बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है, हीमोक्रोमेटोसिस और हीमोसिड्रोसिस। आयरन स्टोरिंग सेल इज कॉल्ड एज हीमोसिड्रोसिस, एंड वही सेल अगर डैमेज करने लग जाते हैं किसको, आयरन स्टोरिंग सेल्स को, तो उसको बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। अभी डिओडिनम एंड प्रॉक्सिमल जेजुनम से एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद वहां पर प्रेजेंट रहता है, अभी जब हम आयरन लेते हैं वो लेते हैं हम फेरस फॉर्म में, ठीक है, फेरस या फेरिक फॉर्म में जो भी रहता रहेगा, लेकिन बॉडी उसको एब्जॉर्ब हमेशा फेरस फॉर्म में ही करेगी, ठीक है। अगर आयरन लिया किस फॉर्म में, फेरस फॉर्म में, ठीक, मतलब आयरन लिया फेरस या फेरिक फॉर्म में, अगर आयरन अपने पास ज्यादा रहेगा तो वो स्टोर होएगा इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन के फॉर्म में, या तो अगर उसका रिक्वायरमेंट रहेगा तो फेरस के फॉर्म में आएगा, और ये जाएगा किसके पास, लीवर के पास। आयरन लीवर के पास जाता है, लेकिन आयरन को लीवर के पास लेके जाने के लिए दो चाहिए रहता है व्हीकल, दो व्हीकल होते हैं जो इस आयरन को लेके जाते हैं किसके पास, लीवर के पास। अब वो दो व्हीकल का नाम है फेरोपोल्टिन एंड हिपेस्टिन। ये दो व्हीकल है जो अपने इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, फेरोपोर्टिन और हिपेस्टिन। ये क्या करते हैं, जब हम आयरन खाते तो आयरन एब्जॉर्ब होता है, वो आयरन इसके साथ बाइंड हो जाएगा या तो फिर इसके साथ बाइंड हो जाएगा। ये बाइंड होने के बाद ये किसके पास जाएंगे, अपने बॉडी में लीवर के पास जाएंगे। लीवर के पास रहता है ट्रांसफेरिन करके, एक बीटा ग्लोबुलिन करके एक एलिमेंट रहता है जो कि उसके साथ ये आयरन लेके कौन गया, फेरोपोर्टिन और हिपेस्टिन लेके जाएंगे ट्रांसफेरिन के पास लीवर में, और ये बाइंड हो जाएगा किसके पास, ट्रांसफेरिन से बाइंड हो जाएगा। ट्रांसफेरिन से बाइंड होने के बाद वो किसके पास जाएगा, फिर रेड बोन मैरो के पास जाएगा, ठीक है। लेकिन फेरोपोर्टिन और आयरन ये बाइंड होने के बाद लीवर के पास जाएंगे, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, हेप्सिडिन करके रहता है, लीवर में सीक्रेट होता है हेप्सिडिन अगर लेवल लीवर के अंदर हेप्सिडिन का लेवल अगर कम हुआ तो ये बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हेप्सिडिन का लेवल ज्यादा रहेगा
तो ये बाइंडिंग कैपेसिटी कम रहेगी। तो हेप्सिडिन और ये दोनों फेरोपोर्टीन प्लस फेरस बाइंडिंग जो कैपेसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, बरोबर। फेरस एंड फेरोपोर्टीन की दोनों की बाइंडिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है हेप्सिडिन के लेवल पे, और वो सीक्रेट होता है लीवर के अंदर। अगर लीवर के अंदर हेप्सिडिन का लेवल अगर कम रहेगा तो उतना ज्यादा आयरन जाएगा, क्योंकि बॉडी को हेप्सिडिन का लेवल अगर कम हो चुका है तो बॉडी के अंदर आयरन का लेवल कम हो चुका है, इसलिए ये दोनों बाइंड होकर फटाक से जाते हैं उसके पास। अगर हेप्सिडिन का लेवल ज्यादा है तो मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये लोग की बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझे। ठीक है, चार्ट में इसको फेरस प्लस फेरोपोर्टीन इसके पास आएंगे लीवर के पास, ठीक है, लीवर के पास। लीवर के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, हेप्सिडिन, ठीक है, हेप्सिडिन लीवर के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब लीवर के अंदर क्या रिलीज होता है, ट्रांसफेरिटीन रहता है, ट्रांसफेरिटीन रहता है। तो लीवर के अंदर ट्रांसफेरिटीन है, तो ये जो ये आयरन है किसके साथ बाइंड हो जाएगा, ट्रांसफेरिटीन के साथ बाइंड हो जाएगा। ट्रांसफेरिटीन के साथ बाइंड हो तो क्या बन जाएगा, ट्रांसफेरिटीन प्लस फेरस पार्ट ऑफ द आयरन। ये दोनों बाइंड हो गए। ये दोनों बाइंड होने के बाद किसके पास जाएंगे, रेड बोन मैरो के पास। ये ऐसे पूरा एब्जॉर्प्शन का साइकिल चलता है, ठीक है। फेरस फ्रॉम इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ, इंटेस्टाइन के अंदर व्हीकल रहता है फेरोपोर्टीन प्लस हेपेस्टिन, ठीक है। ये दोनों बाइंड हो जाएंगे, बाइंड होने के बाद जाएंगे लीवर के पास, लेकिन उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हेप्सिडिन के ऊपर। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। अभी लीवर के पास जाने के बाद ट्रांसफेरिटीन रहता है, आयरन उसके साथ बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद क्या हो जाता है, वो किसके पास जाता है, रेड बोन मैरो के पास, एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है, हीमोग्लोबिन के लिए, फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अभी ये एब्जॉर्प्शन हो गया, नाउ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन नॉर्मली डेली कितना होता रहता है, 1 mg डेली एक्सक्रीशन होता रहता है। अब कहाँ से वो होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोसा, डिस्क्लेमेशन ऑफ डिस्कैमेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा, यहाँ से आयरन लॉस होता है। दूसरा चीज स्वेट, थ्रू स्वेट लॉस होगा, थ्रू यूरिन लॉस होंगे, थ्रू बॉवेल्स। तो आयरन एक्सक्रीशन कहाँ से, डिस्कैमेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा, गैस्ट्रिक लाइनिंग में रोज डिस्कैमेट होते रहते हैं, वहाँ से आयरन लॉस होंगे, स्वेट के थ्रू लॉस होंगे, यूरिन के थ्रू लॉस होंगे एंड बॉवेल्स के थ्रू लॉस होंगे आयरन, ठीक है। हाँ, इटियोलॉजी, इटियोलॉजी में कॉजेस ऑफ एनीमिया। फर्स्ट इन फीमेल्स के अंदर, फर्स्ट मेंसेस, फर्स्ट इज मेंसेस। अभी मेंसेस के थ्रू हो सकता है, इनएडिक्वेट इंटेक, आयरन इंटेक अगर कम हो चुका बॉडी के अंदर तो उसके थ्रू फीमेल सफर करेंगे। थर्ड इज ब्लड लॉस हो गया, फिर इनएडिक्वेट इंटेक हो गया,
एंड इंक्रीज रिक्वायरमेंट, अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है लेकिन बॉडी के अंदर हम डाइट में कम ले रहे हैं लेकिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी, उसकी वजह से फीमेल सफ़र करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड इज फर्स्ट कॉजेस क्या था, फीमेल्स इन रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ, उसके अंदर क्या क्या कॉजेस थे, ब्लड लॉस की वजह से, दूसरा इनएडिक्वेट इंटेक की वजह से, और तीसरा रिक्वायरमेंट इंक्रीज होने की वजह से। एंड सेकंड इज पोस्ट मेंस्ट्रुअल फीमेल, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल मतलब पोस्ट मेनोपॉजल मतलब मेंसेस तो स्टॉप हो चुके लेकिन उसके बाद ब्लड लॉस हो रहे, अभी किसके थ्रू हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग की रप्चर हो गया जैसे अल्सर्स की वजह से हो सकते हैं। फिर दूसरा चीज़ हो सकता है ब्लीडिंग फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रैक्ट पहला बोला, और दूसरा पोस्ट मेनोपॉजल यूट्राइन ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, एक यूट्राइन ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है और दूसरा जीआईटी कॉज हो सकता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट। अभी तो कॉजेस के अंदर फर्स्ट इन फीमेल्स इन रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ में देखा अपन ने, क्या देखा, ब्लड लॉस की वजह से, इनएडिक्वेट इंटेक, और थर्ड इज इंक्रीज रिक्वायरमेंट। एंड सेकंड इज पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स के अंदर यूट्राइन ब्लीडिंग की वजह से एंड एलिमेंट्री ट्रैक प्रॉब्लम की वजह से। नाउ इन एडल्ट मेन के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की वजह से, अभी पेप्टिक अल्सर हुआ, हीमोरॉइड्स हुआ, फिर बाद में कार्सिनोमा ऑफ स्टमक हुआ, कार्सिनोमा ऑफ इंटेस्टाइन, उनकी वजह से ब्लीडिंग होगा, इसकी वजह से। एंड सेकेंड इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से ब्लड लॉस होएगा बहुत। थर्ड वन इज नोज के अंदर से एपिस्टेक्सिस होएगा तो उसके थ्रू ब्लड लॉस होएगा। एंड फोर्थ इज लंग्स के अंदर हीमोप्टाइसिस की वजह से ब्लड लॉस होंगे। तो ये एडल्ट मेल के अंदर कॉजेस हैं। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस के अंदर क्या हो जाएगा, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप होता है, लेकिन अगर जैसे बेबी डेवलप होता है ना बेबी, तो मम्मी के थ्रू इतना आयरन मिल जाता है कि वो 4 to 6 मंथ तक चला सकता है। लेकिन 4 to 6 मंथ चला सकता है, लेकिन किसके अंदर, वो अगर बेबी फुल टर्म डिलीवरी हुआ है, फुल टर्म डिलीवर बेबी हुआ है मतलब 9 मंथ 7 डेज पूरा कंप्लीट हुआ है, 280 डेज जो भी, तो वो बेबी के अंदर डेफिशिएंसी डेवलप होने के लिए 4 to 6 मंथ लगेंगे। लेकिन जो बेबी प्री टर्म डेवलप बॉर्न हुए रहते हैं जैसे कि 7 मंथ 6 मंथ के अंदर, उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी डेवलप तुरंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन के जो स्टोर्स रहते हैं ना, आयरन के स्टोर्स रहते हैं, वो स्टोर्स डेवलप कब होते हैं, 3rd ट्राइमेस्टर में होते हैं। और 3rd ट्राइमेस्टर का 7th 8th and 9th मंथ, बरोबर, उस टाइम पे आयरन के स्टोर्स फॉर्मेशन होते हैं बेबी के अंदर, और तब जाके आयरन स्टोर होते हैं। लेकिन बेबी क्या हो गया, डिलीवर प्रीटर्म डिलीवर हो गया। प्रीटर्म डिलीवर होने की वजह से क्या हो गया, आयरन स्टोर बने ही नहीं है, तो बेबी अगर बॉर्न हुआ तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लेके डेवलप बॉर्न होएगा, समझा वैसा, ठीक है। अभी क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सबसे पहला है एनीमिया डेवलप होएगा। एनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे, वीकनेस, स्टार्टिंग में देखा वीकनेस, फटीग, लिथार्जी, कंफ्यूजन्स दिखेंगे, माइल्ड प्रोटीनूरिया दिखेगा, और फिर सीसीएफ दिखेंगे, ये सब सिम्टम्स है। और पेशेंट के अंदर ना, एनीमिया के पेशेंट्स को अनडाइजेस्टेबल थिंग्स के डिजायर्स आते रहते हैं, अनडाइजेस्टेबल थिंग्स खाने के, उसको बोलते हैं पाइका डिजायर्स आते रहते हैं, पाइका डिजायर। एंड सेकंड इज एपिथेलियल टिश्यू चेंजेस, जैसे कि कहाँ के एपिथेलियल टिश्यू के चेंजेस, नेल्स के अंदर अपने को कॉइलोनाइकिया दिखे, कॉइलोनाइकिया मतलब नेल्स का जो शेप रहेगा ना, स्पून शेप नेल्स हो जाएंगे। बाद में अट्रोफिक ग्लोसाइटिस दिखे, अट्रोफिक ग्लोसाइटिस मतलब फिलीफॉर्म एंड फंजीफॉर्म पैपिलेस रहते हैं ना, वो जो पैपिलेस रहते हैं ना, वो एब्सेंट हो जाते हैं। फिर दूसरा चीज़ है स्टोमाटाइटिस दिख सकता है, मतलब कि एंगुलर स्टोमाटाइटिस मतलब माउथ के अंदर क्रैक्स दिख सकते हैं, ये सब सिम्टम्स आते हैं, ठीक है।